हेलो मेरे GC 3.0 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस को देख लिया था, लेकिन मैंने उस छोटे से टॉपिक को पढ़ाने के लिए ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। क्योंकि अब आगे आने वाले चैप्टर्स में, नॉट इन चैप्टर्स, ग्रुप 16, 17 और 18 में हम ये बात बार बार नहीं करेंगे। एक बार मैंने आपका कॉन्सेप्ट बना दिया क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि सर हमारा 11th बर्बाद हो गया है। तो तुम्हारा 11th बर्बाद है, इसलिए तुमको आबाद करने के लिए मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैक्सिमम स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे कि सर ये चैप्टर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखो, आज यूट्यूब पर बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स के चैनल हैं जो 5 लेक्चर में, 7 लेक्चर में इस पूरे पी ब्लॉक को कंप्लीट करा देते हैं। सोचो कि वो पेड प्लेटफॉर्म के चैनल्स अगर सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा देंगे तो फिर तुम पैसे क्यों भरोगे उनके प्लेटफॉर्म पे जाके। अगर तुम उनके पेड प्लेटफॉर्म पर चेक करो तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। और वो जिस डिटेल में पढ़ा रहे हैं वो डिटेल में मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। तो मेरे चैनल को उन प्लेटफॉर्म चैनल के साथ में या उनकी स्पीड के साथ में मत कंपेयर करो। हाँ, पैसे भर दो और फिर कंपेयर करो, तब मजा आएगा। तो अगर नहीं चाहते हो और शांति से पूरे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो बच्चा लोग, टाइम तो लगेगा करने में। एंड तीसरी बात, बी अवेयर ऑफ मिसगाइडिंग कमेंट्स। बहुत सुलग रही है लोगों की, बहुत जल रही है कि हम जिस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं वो बंदा ये फ्री में पढ़ा रहा है, तो इसके चैनल पर चल के चलो इसकी इमेज खराब करते हैं ताकि लोग अपने चैनल पे आए। बी अवेयर ऑफ दैट। कोई अगर कहता है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, मेरा चैनल तुम्हारे सामने है, जाओ चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाकर जो चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए, क्या पिछले 3 सालों में मैंने वो कराया है देख लो। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जो ना कराया हो। हाँ, लास्ट ईयर आप लोगों के रिड्यूस्ड सिलेबस की वजह से मैंने कुछ चैप्टर्स नहीं कराए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैंने कराए नहीं है, वो मैंने उसके पहले वाले सेशन में करा रखे हैं। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सबकी प्लेलिस्ट मिलेगी, बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वो सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी मिसगाइड होने की जरूरत नहीं, चैनल पूरा खुला है, हर चीज आपको मेरे से पढ़ने को मिल जाएगी। तो इन बातों को अवॉइड करो और पढ़ाई पर ध्यान करो। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चा लोग, तो हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, और हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी, दूसरी प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस देख ली थी। आज हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी की तरफ बढ़ चलते हैं। नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी गिवन टू एन एटम टू रिलीज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एक एटम से अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए एक एटम में से, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आप लोग जो एनर्जी प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो जरा ध्यान से देखो, रिलीज और रिमूव एन एटम, रिलीज और रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अब इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे? सबसे पहला फैक्टर देखना पड़ेगा कि एटम के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना लग रहा है। एक एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना
इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को वैसे भी भगाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को भगाना आसान हो जाएगा। एंड तीसरा, एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, जितने ज्यादा शेल उतना बड़ा साइज। देयरफॉर कुल मिलाकर अगर इन तीनों फैक्टर को मैं कंबाइन कर लूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। क्यों? अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा किसी एटम का, मतलब उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अंदर दब गया, उसके आसपास उसको सराउंड करने के लिए एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो न्यूक्लियस दब गया, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहां पर दो फैक्टर एटम के रेडियस को बढ़ाने का काम करेंगे और एक फैक्टर एटम के रेडियस को कम करने का काम करेगा, तो नेट एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अब अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया, एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो गया, मतलब अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो गया। देयरफॉर इट इज वेरी इजी टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। सिंपल एंड सोबर बात। लेकिन अगर वहीं आपका एटॉमिक रेडियस छोटा हो गया, अब एटॉमिक रेडियस छोटा कब होता है? जब नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट देखते हो, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। अगर आप सेकेंड पीरियड में हो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में नंबर ऑफ शेल 2 है, तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट हो गए। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम लग रहा है, या मैं कहूं नेग्लिजिबल लग रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल लग रहा है। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट तब बढ़ेगा जब अंदर के शेल में थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। 2-3 इलेक्ट्रॉन्स कहां रिपल्शन करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओ, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, शेल्स तो बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ाए जा रहे हो। तो किसी एटम के अगर तुम न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ाते जाओगे और इलेक्ट्रॉन उसके पास वाले शेल में बढ़ते जाओगे, तो भाई ये तो खींचना चालू कर देगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर आपके एटॉमिक साइज को कम करते हैं। अब अगर एटॉमिक साइज कम हो गया और न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, तो वो अपने दूर वाले इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं। तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो इट विल बिकम टफ। It is very tough to remove the valence shell electron. So therefore ionization enthalpy बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? पक्की बात। तो अगर हम लोग बात करें हमारे नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। यहां पर मैं मॉस्कोनियम नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मॉस्कोनियम वैसे भी रेडियो एक्टिव है। क्या मतलब? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यानी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर तुम्हारे फॉस्फोरस की, फिर तुम्हारे आर्सेनिक की, फिर तुम्हारे एंटीमनी की, और फिर तुम्हारे बिस्मथ की। दिस इज द ट्रेंड फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई परेशानी लाल लो मेरे प्यारो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे गुलजारी लालो? ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? ग्रेट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ लेने के बाद हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता होगा। डायपोल मूवमेंट वगैरह के अंदर, डायपोल इंटरेक्शन के अंदर अपन पढ़ते ही है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम उन लोगों की चौथी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाय En, इसका क्या मतलब होता है, देखो, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair, attract the shared pair of electron towards itself। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो फ्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है, एक तो इसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हाई है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल सिर्फ 2 है, नंबर ऑफ शेल 2 है, और इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट प्रोमिनेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे लगेगा भाई? 1s का इलेक्ट्रॉन 2s या फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल को रिपेल करने की कोशिश करेगा। सेकेंड शेल किसी को कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वही वैलेंस शेल है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए एटॉमिक रेडियस का साइज छोटा हो गया और न्यूक्लियस बन गया पावरफुल। देयरफॉर इसका न्यूक्लियस क्या है? काफी ज्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल न्यूक्लियस क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ेगा, लेकिन वो पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं कि पूरा खींच के अपने पास लिया है, अपनी तरफ खसका लेता है, अपनी तरफ खसका लेता है। मतलब हाइड्रोजन से वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, थोड़ा सा अपनी ओर कर लेगा। इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट इज पार्शियल? एक से छोटा। अगर मैं किसी को अपना पूरा 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो उस पर -1 चार्ज आएगा और मुझ पर +1 चार्ज आएगा। लेकिन अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ना देते हुए हल्का सा उसकी तरफ खसका दूं तो मुझ पर हल्का सा पॉजिटिव यानी 1 से छोटा चार्ज आएगा, 0.5 प्लस चार्ज, +0.6 +0.7 ऐसा आएगा। और फ्लोरीन की तरफ -0.5 -0.6 ऐसा फ्रैक्शन में चार्ज आएगा, छोटा चार्ज आएगा। तो यहां पर मैं कहूंगा दैट फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि फ्लोरीन ने क्या करा? फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप लोग वापस से एक बात समझ ही गए हो दैट किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड किस पर करेगी? उसके साइज पर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिपेंड्स ऑन नंबर 1, आपके न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सेकेंड, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। तीसरा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट एटम पर ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक एटम में अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे। अब खुद समझो, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात कर रही है, तुम्हारे खुद के एटम के इलेक्ट्रॉन अपने ही एटम के, अपने ही वैलेंस शेल के, अपने ही इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर बोलते ना कि खुद से घर तो संभाल नहीं रहा और पड़ोसी के घर में झांकने चले, ये वो स्थिति हो जाती है। इस एटम के न्यूक्लियस से अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अपने ही इलेक्ट्रॉन अपने ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उसको दूर कर रहे हैं और न्यूक्लियस हेल्पलेस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सोचो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपनी ओर कहां खींचेगा? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। दैट मीन्स अगर तुम्हारे नंबर ऑफ शेल बढ़ गए तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली कम हो जाती है। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर काम करेंगे। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एटॉमिक रेडियस वाला फैक्टर। अगर आपको ये याद हो गया तो सब याद हो गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस कब बढ़ता है?
जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। तो ये तीनों फैक्टर, ये वाला रेडियस के लिए काम करता है। तो रेडियस घट गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटाना हो तो रेडियस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप लोग नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाते हो तो आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलती 3.0, 2.1, 2.0, 1.9 एंड 1.9। यानी आप क्लियरली देख रहे हो कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जब मैं गया तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी नहीं आ रही, देयर इज नो प्रोमिनेंट डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था दैट देयर इज नो प्रोमिनेंट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर नाइट्रो फॉस्फोरस की बात करें तो इसका एटॉमिक रेडियस 110 पिकोमीटर होता है, तो आर्सेनिक का 121 पिकोमीटर होता है। मतलब कि जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि एटॉमिक रेडियस एकदम से बड़ा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से घट गई। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। हम लोग जानते हैं एटॉमिक रेडियस के बड़े होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो जब एटॉमिक रेडियस एकदम से बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम से घटी। लेकिन फॉस्फोरस से आर्सेनिक एटॉमिक रेडियस में कोई इतना ज्यादा प्रोमिनेंट इंक्रीज नहीं आया। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के अंदर d ऑर्बिटल भरा जा चुका है और 3d ऑर्बिटल के भरे जाने की वजह से और d ऑर्बिटल के वैलेंस शेल पर लेस रिपल्शन होने की वजह से न्यूक्लियस ने अपनी पावर शो करते हुए इलेक्ट्रॉन को खींचा और साइज बढ़ने नहीं दिया। सिर्फ साइज ये जो तुमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ शेल के बढ़ जाने की वजह से हो रहा है। इसमें 3 शेल है तो इसमें 4 शेल है, इसलिए थोड़ा सा साइज बढ़ा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी सी कम हुई। लेकिन जब आप एंटीमनी पर जाओगे तो देखो फिर थोड़ा सा ही साइज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम डिक्रीज हुई। और यहां पर आप बिस्मथ में अगर देखोगे तो आप देखोगे कि साइज में कोई ज्यादा चेंज आया ही नहीं। मतलब मैं बोलूंगा नेग्लिजिबल इंक्रीज इन साइज, इसीलिए देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन वैल्यू वाइज सेम लिखते हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है और इसकी थोड़ी सी कम होती है। मतलब देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रही है? आपके एटॉमिक रेडियस पर। और एटॉमिक रेडियस किस पर डिपेंड करता है? कि न्यूक्लियस ने कितनी ताकत से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। लेकिन इसको कौन रोकता है? शील्डिंग इफेक्ट। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा सेकेंड केस। क्या ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? कोई परेशानी? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिखाऊं उसके पहले, जैसे मैं हमेशा हर क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट सिखाता हूं वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको हीरो बनाऊंगा, जीरो से हीरो इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, फिर आप लोग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इजीली समझ पाओगे। तो स्टार बनाओ। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। अभी हम लोगों ने जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला पॉइंट समझा है ना, हम लोगों ने अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी और प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, इनका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं। देखो, अगर हम लोग हमारे ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन इंथैल्पी को कंपेयर करें तो इट इज मच हायर देन द ग्रुप 14 आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब आप लोगों को ग्रुप 15 एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मेहनत का काम लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 14। यानी ग्रुप 14 से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं लेकिन ग्रुप 15 से नहीं। क्यों? इसका पीछे क्या रीजन है बेटा? इसके पीछे रीजन ये है, नंबर 1 दैट ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका एक बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज इनके np ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने हमेशा पढ़ा है, हमने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आया है कि दोज एटम्स
that have fully filled or half filled orbitals are very stable, इसलिए आपका इनफैक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसा लिखे कि इसका NS पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुल्ली फिल्ड, और इसका NP हाफ फिल्ड है, इसलिए आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होता। दूसरा रीज़न क्या होता है? लोअर एटॉमिक रेडियस। आप लोग सब जानते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस ग्रुप 14 के मुकाबले छोटा होता है, यानी कार्बन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, नाइट्रोजन कार्बन से छोटा है, फास्फोरस सिलिकॉन से छोटा है, जर्मेनियम गैलियम से छोटा है। इसलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का लोअर रेडियस होने की वजह से ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, अगेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स के मुकाबले ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एंड रीजन विल बी सेम। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस ग्रुप 15 का लोअर होता है देन 14। ग्रुप 14 के मुकाबले ग्रुप 15 वालों का एटॉमिक साइज छोटा होता है, इस वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ग्रुप 15 का एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज लेस देन ग्रुप 14, यानी ग्रुप 14 को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन को 3 ही होती है। दैट मींस नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर्स ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे ताकि अपने ऑक्टेट को वो कंप्लीट फील करा सके। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रुप 14 के साथ में इसका कंपैरिजन और उसका रीजन हम लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो गाइस, इसी के साथ अब हम लोगों का आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने की तरफ। चलिए, नोट कर लिया इसको? क्या हम इसको रब करें? ग्रेट। तो गाइस, अब देखो कितना स्पीडली हमें चीज समझ में आने लगी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों को पहला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो अब आप लोगों को सब चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब अपन शुरू करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और पहले कॉन्सेप्ट के बारे में सीखो, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सर, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अच्छे से बताओ। बता रहा हूं, रुको जरा सब्र करो, बताता हूं। देखो, पुराने जमाने में हम वर्ड यूज कर सकते थे वैलेंसी। हम क्या वर्ड यूज करते थे? वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। हम वैलेंसी का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। आपके किसी एटम की कंबाइनिंग पावर क्या है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंड जब पीरियोडिक टेबल बनी तब यह पता चला कि एक ग्रुप की कॉमन वैलेंसी होती है, तभी तो हम लोगों ने ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल के हिसाब से क्लासिफाई किया। सो ईच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैज इट्स ओन ग्रुप वैलेंसी। हर ग्रुप की अपनी खुद की एक ग्रुप वैलेंसी होती है। अब ये ग्रुप वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? ग्रुप वैलेंसी निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एस शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी शेल। इसको कैसे निकालेंगे? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस। आई शुड राइट वैलेंस p ऑर्बिटल, एंड यहां पर भी आई शुड राइट इन वैलेंस s ऑर्बिटल। तो क्योंकि यहां पर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 की ग्रुप वैलेंसी क्या होगी? हम लोग सब जानते हैं इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो देयरफॉर 2 + 3 will become 5. This is the group valency. This is the common group valency of group 15 elements. यानी कि अगर आपका कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आपको ग्रुप वैलेंसी 5 शो करेंगे. बट लेटर ऑन ये पता लगाया गया कि यार ऑक्सीडेशन नंबर नाम की भी एक चीज होती है. लेटर ऑन केमिस्ट्री में एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है समझना. वैलेंसी एक ही होती है. अगर मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन हमेशा -3 वैलेंसी शो कर रहा है, दैट मीन्स वो हमेशा -3 ही शो करेगा. लेकिन बाद में ये पता लगाया गया कि नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में तो होता ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन HNO3 के अंदर भी पाया जाता है. नाइट्रोजन तो N2O के अंदर भी पाया जाता है. नाइट्रोजन तो N2O5 के अंदर भी पाया जाता है. नाइट्रोजन तो NO के अंदर भी पाया जाता है. तो जब हम लोगों ने नाइट्रोजन के इतने सारे कंपाउंड्स देखे तब हमें समझ में आया कि यहां पर नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आ रहा है, यहां पर नाइट्रोजन पर +1 चार्ज आ रहा है. आपको रेडॉक्स रिएक्शन में निकालना सिखाया होगा. अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा कितनी लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -2. तो यहां पर आप देखिए आपके पास में 2 नाइट्रोजन है, इसलिए 2x -2 और इस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0 है, इसलिए =0 अलजेब्रा के हिसाब से. तो 2x = 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +1, इसलिए नाइट्रोजन पे +1 चार्ज. यहां पर HNO3 पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर x. इस तरह ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और नेट मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है. तो 1 + x - 6 = 0. तो x - 5 = 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, +5. यानी यहां पर नाइट्रोजन +5 शो कर रहा है. ऐसे नाइट्रोजन यहां पर भी +5 शो कर रहा है, या नाइट्रोजन +2 शो कर रहा है. तो यहां पर आप देखो कि नाइट्रोजन की ग्रुप वैलेंसी मैंने 5 लिख दी, लेकिन नाइट्रोजन यहां पर 5 के अलावा भी नंबर शो कर रहा है. अंडरस्टूड. उसके अलावा जैसा फॉस्फोरस देखें तो फॉस्फोरस PCl3 में +3 चार्ज शो कर रहा है, PCl5 में +5 शो कर रहा है. तो यहां पर आप लोगों को यह चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे कि सिर्फ वैलेंसी बोल देने से काम नहीं चलेगा. हमें एक ऐसी टर्मिनोलॉजी चाहिए जो ये बता सके कि क्यों एक एटम मल्टीपल या वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल नंबर शो करता है. इसीलिए वैलेंसी को आजकल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, और आजकल हम लोग वैलेंसी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्म ऑक्सीडेशन नंबर. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ चार्ज, या नॉट नंबर ऑफ चार्ज, सिंपल लिखेंगे इट इज द चार्ज, it is the charge present on an atom, it is the charge present on an atom when all the attached elements, when all the attached atoms are removed from it, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में अमोनिया है, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर, अगर ये हाइड्रोजन चला जाए तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, -1 चार्ज. फिर ये हाइड्रोजन भी चला जाए, -2 चार्ज, ये हाइड्रोजन भी चला जाए तो -3 चार्ज. मतलब यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3. क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? सो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको वेरी करता हुआ नजर आएगा. दैट इज अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करूं तो नाइट्रोजन जो होता है वो -3 के बाद में 0 +3 +5 और +1, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है. नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये लोग भी +1 +3
और +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो अब हमें यह समझना होगा कि यार कोई भी ग्रुप के ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से शो कर रहे हैं, +5। चलो ये तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर 2 डिजिट कम +3, फिर 2 डिजिट कम +1। यानी आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करो कि अगर मैं किसी भी ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करता हूं तो मुझे एक ऑक्सीडेशन नंबर से दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर में 2 डिजिट का फर्क आता है, फिर इस ऑक्सीडेशन नंबर से इस ऑक्सीडेशन नंबर में 2 डिजिट का फर्क आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके ग्रुप की वैलेंसी 5 है तो आपके ग्रुप के कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो ग्रुप वैलेंसी से 2 डिजिट कम वाला ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। वो ग्रुप वैलेंसी वाला शो नहीं करेंगे, वो ग्रुप वैलेंसी से 2 डिजिट कम वाला शो करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को अपन समझने की तरफ चलते हैं और अब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज समझ में आएगी। तो देखो बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को जनरल भाषा में इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाऊं तो जनरल भाषा में आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को कैसे लिख सकते हैं? ड्यू टू दिस इफेक्ट, ड्यू टू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट की वजह से द लोअर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप shows oxidation number 2 digits less than ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर आपके ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 NH2 प्लस NP4 यानी इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गई। लेकिन इस ग्रुप के अंदर +6 के अलावा आपको +4 भी दिखाई देगा, +2 भी दिखाई देगा, 0 भी दिखाई देगा। देखो 2 डिजिट कम, 2 डिजिट कम। तो ये हर जगह इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे काम कर रहा है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप सभी लोग इस बात को जानते हो कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से s ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन मैक्सिमम होता है। फिर आपका p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन आता है। फिर आपका d ऑर्बिटल के द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन आता है और सबसे कम आपके f ऑर्बिटल द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन आता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और इसका शेप स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस के ये क्लोजेस्ट होता है और इसका शेप स्फेरिकल होता है। इस वजह से ये न्यूक्लियस पर अपना सबसे ज्यादा अधिकार मानता है। उसके बाद P, उसके बाद D और F, और D और F के द्वारा लगाया जाने वाला जो रिपल्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, 0 मान के चलो होता है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियस किसे अपनी ओर खींच रहा है और किसे अपनी ओर नहीं खींच रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? पक्की बात? ग्रेट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की अपन बात करते हैं। यहां पर मान लीजिए तुम्हारे पास में फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13। फिर यहां पर अपने पास में आ गया आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर मैं फास्फोरस के शेल की बात करूं तो इसके 3s के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और 3px, 3py और 3pz के अंदर आपको 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। आई थिंक मुझे इसको पहले ऐसा लिखना चाहिए, मैं इसको यहां पर बना लेता हूं 1s, फिर मैं लगा लेता हूं 2s, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा यहां पर आपका 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आएगा यहां पर आपका 3px, 3py और 3pz, इसमें 1,
एक और एक इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 इसका 3D खाली रहता है। अब देखो गाइस क्या होगा, क्योंकि यहां पर आप जब फास्फोरस एटम को ध्यान से देखेंगे तो फास्फोरस एटम के अंदर दिस इज योर वैलेंस शेल, दिस इज योर वैलेंस शेल। अब क्या होता है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से? फास्फोरस के अंदर के शेल में आपको s ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है और आपको p ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। और आप लोग सब जानते हैं कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन मैक्सिमम होता है। अब ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो कि s और p ऑर्बिटल में भरे हैं, ये किस पर रिपल्शन लगाएंगे? ये रिपल्शन लगाएंगे वैलेंस शेल के 3s और 3p ऑर्बिटल में, और इनके द्वारा एक जोरदार रिपल्शन लगाया जाएगा, एक जोरदार रिपल्शन लगाया जाएगा इस 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन इस 3s ऑर्बिटल पर इतना जोरदार रिपल्शन लगाएंगे कि ये जो 3s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस रिपल्शन के डर की वजह से उछल के यहां जाकर बैठ जाएगा, बोलेगा अपन तो दूर चल के बैठो। इस वजह से अब आप देखो कि फास्फोरस के पास में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब आपके फास्फोरस के पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब ये फास्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बना सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। एक एक इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हो गए, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +5। आई बात समझ में? मतलब कि यहां पर क्या हुआ, आप ऐसा बोलेंगे देयरफॉर इन फास्फोरस ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ये जब कभी भी केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो कि अनपेयर्ड हो। दैट इज ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन will do unpairing, they will do unpairing because of inner shell s and p orbital repulsion। s और p ऑर्बिटल के रिपल्शन की वजह से ns यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया और अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% चीज क्लियर हो गई? ठीक है। लेकिन जब मैं बिस्मथ की तरफ चलता हूं, बिस्मथ चलो कौन से शेल में? छठे शेल में। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिस्मथ के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इसके 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे। इसके f ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इसका 4f हो गया। 4f के बाद अब आप लोग इसके 1 2 3 4 5d में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब आप, खैर इलेक्ट्रॉन पहले 6s में भरा जा चुका होगा, उसके बाद आपने 4f में भरा, उसके बाद आपने 5d में भरा। भाई अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले 6s भरेंगे, फिर 4f, फिर 5d, और फिर उसके बाद आप लोग इसके 6p में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। और अब आपको यहां पर इसका 1 2 3 4 6d खाली दिख रहा होगा। अब आप एक बार खुद देखो कि ये जो बिस्मथ है इसके 4f के अंदर क्या होगा? इसके 4f के अंदर 5p होगा और 5p के अंदर इसका 5s होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो आपका वैलेंस शेल कौन सा है? आपका वैलेंस शेल है 6s एंड 6p।
और वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल कौन से हो गए? 5d, 4f, 5s एंड 5p। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया कि जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो जंप करके अनपेयर हो जाता है। लेकिन यहां पर इस 6s और 6p को कौन रिपेल करेगा? एक तो 5d के इलेक्ट्रॉन, एक 4f के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 6s के अंदर 5d है, 6s के अंदर 5d है और 4f है। तो क्या होगा? बेचारे 5s और 5p अंदर हो गए, ये और अंदर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पार 5d आ गया, इनके पार क्या आ गया? 5d आ गया। और आप लोग सब जानते हैं कि 4f के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और 5d के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, यानी f और d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्शन होता है वो वीकेस्ट रिपल्शन होता है। और 5p और 5s चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये 6s और 6p से दूर हो गए, इनके बीच में एक गैप आ गया है। तो अब इन 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की जिम्मेदारी 4f और 5d की है, जो कि ये ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। सो देयरफॉर 6s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन विल नॉट डू अनपेयरिंग, इट विल नॉट डू अनपेयरिंग, ये किसी भी तरीके से अनपेयरिंग नहीं करेगा। देयरफॉर इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब मजबूरी में आपके पास में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 3 ही दिखाई देगा। फॉस्फोरस में आपको 5 दिखाई दे रहा था, क्योंकि 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है, एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े होते हैं, एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे उसके अंदर d और f ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। और वो d और f ऑर्बिटल इनर शेल के p और s ऑर्बिटल और वैलेंस शेल के p और s ऑर्बिटल के बीच में आ जाते हैं। इस वजह से इनर शेल का s और p ऑर्बिटल वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल पर रिपल्शन नहीं लगा पाता जितना उसको लगाना चाहिए था, और f और d ऑर्बिटल का रिपल्शन तो वीक ही होता है। इस वजह से वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल अनपेयरिंग करने से मना कर देता है, और जब वो अनपेयरिंग नहीं करेगा तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इस वजह से उनकी वैलेंसी 2 डिजिट से कम हो जाती है। क्योंकि जब तक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अनपेयर्ड हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ जाएगा। तो जब ये अनपेयर्ड हो जाएंगे तो आपको इस ग्रुप की ग्रुप वैलेंसी 5 दिखाई दे रही है, लेकिन जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, उसमें d और f ऑर्बिटल आ जाएंगे, तब वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल अनपेयरिंग करने से मना कर देगा। इसलिए अब आपको सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों तुमको समझ में आ गई? एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट इज द, मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, बट पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? क्या मैं इसे रब कर दूं? ग्रेट। तो गाइस इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर समझ में आ गया है तो आगे आने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी नॉट फॉर ग्रुप 15 बल्कि हर ग्रुप के लिए क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको आगे भविष्य में कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने यहां पढ़ लिया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे दैट एस द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू increase in number of electrons causes the presence of d and f orbitals electron between the inner shell s and p orbital and valence shell electrons।
यानी वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर के शेल के s और p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में इनर शेल के d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं। एंड देयरफॉर इनर शेल्स s and p orbital, inner shells s and p orbital will not be able to properly repel the valence shell electron, the valence shell ns orbital electron and d and f orbital electrons have poor repulsion. Therefore, ns orbital electrons will not do unpairing, and not participate in bonding, causes the decrease in oxidation number by 2 digits. ऑक्सीडेशन नंबर 2 डिजिट से घट जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर क्लियर हो गया है तो उसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम आता है। फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद डेंसिटी के बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म करते, इतना नोट कर लो, दैट वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।